हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 498 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो आपको ध्यान होने बहुत ही जरूरी है। देखिए, 498 का जो केस दर्ज होता है, अभी तक क्या है कि जो वाइफ आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रही है, अधिकतर उसमें पुरानी घटनाएं लिखी होती हैं 1 जुलाई से पहले की। तो जो आपका मामला दर्ज होता है वो नई धाराओं की जगह वही 498 में ही दर्ज होता है। 498 323 504 506 यही सेक्शन ऑलमोस्ट लगे होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 3/4 डीपी एक्ट होता है और कुछ मामलों में कुछ बड़ी धाराएं भी होती हैं। तो जो नए सेक्शंस हैं उनका यूज बहुत कम एफआईआर में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर नई धारा है भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नंबर ही चेंज हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर तो तब भी सेम ही है। अब मेन बात है, जब भी एफआईआर हो जाती है, अब इस एफआईआर के बाद आपको करना क्या है। अब कई सारे लोग होते हैं जो देखिए फॉरेन में हैं, उनको ये डर होता है कि हम इंडिया आएंगे तो हमको पकड़ लिया जाएगा, या ये डर होता है हमारा पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाएगा, या कुछ और। या फिर कई बार ऐसा होता है कि 498 का केस दर्ज हुआ है, हम अगर बेल लेने जाएंगे तो हमें बेल नहीं होगी तो जेल हो जाएगी। देखिए, बेल भी दो तरह की होती है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल, होती है रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी बेल वो होती है जो आप एफआईआर होने के बाद इसलिए लेते हो कि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर पाए, ठीक है। और जो रेगुलर बेल होती है वो इसलिए ली जाती है कि जब कोर्ट में मुकदमे की शुरुआत होती है तो पहले आपका बेल लेना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही मुकदमा आगे शुरू होता है। तो अधिकतर मामलों में एंटीसिपेटरी बेल की नीड तो नहीं होती है, क्योंकि सेक्शन बहुत कॉमन होते हैं और पुलिस आपको अरेस्ट ऐसे मामलों में करती भी नहीं है। तो 90% से भी ज़्यादा केसेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको भी एंटीसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है और चार्जशीट कोर्ट में आ जाती है, उसके बाद आपको बेल लेनी पड़ती है। अगर आपको ट्रायल चलाना है तो पहला स्टेप ही वही है कि पहले आप बेल लेंगे, बेल लेने के बाद आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जब आपकी एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद पहले आप पुलिस को जो प्रूफ दे सकते हैं दीजिए, पुलिस से जैसी बात कर सकते हैं करिए, जितने नाम हट सकते हैं हटवाइए, जितने सेक्शन हट सकते हैं हटवाइए। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, ना कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप बेल में चले जाएं या फिर क्वैशिंग में चले जाएं। पहला स्टेप ये होना चाहिए, जब आप 100% श्योर हो जाएं कि पुलिस आपको इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं देने वाली है। मान लो 4 लोगों के नाम थे, पुलिस ने कहा हम 2 के हटा देंगे, 2 के नहीं हटाएंगे। क्लियर हो गया कि 2 लोगों के नाम तो नहीं हटने वाले हैं, यानी 2 लोगों के नाम से तो चार्जशीट आने ही वाली है। तो जब चार्जशीट आपकी फाइल होने वाली हो, उससे पहले पहले आप अपना माइंड सेट करें कि क्या आपको लोअर कोर्ट में ट्रायल लड़ना है या फिर हाई कोर्ट में आपको क्वेश्चन फाइल करनी है। आपका ना क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले आप इस चीज को क्लियर कर लें। बहुत टाइम होता है आपके पास, क्योंकि आप सभी को पता है चार्जशीट कई बार 2 महीने बाद, कई बार 4 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद फाइल होती है, कई बार और भी ज्यादा। तो इतना समय पर्याप्त होता है कि आप अपना माइंड मेकअप कर सके कि आपको करना क्या है। अगर तो आपको ट्रायल लड़ना है, फिर तो चार्जशीट जब कोर्ट में आ जाती है, उसके बाद आपको समन आता है। समन जो आता है, अब देखो यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। कई बार होता है समन आपको 2 महीने बाद आता है, कई बार 3 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद, और कई बार इससे भी ज्यादा। आप तब तक बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं कि मुझे तो समन आया नहीं है। और जब समन आपके पास आता है तो आप कोर्ट में अपीयर होते हैं और बेल लेते हैं, क्योंकि समन पे एक तारीख लिखी होती है, उस तारीख पे आप कोर्ट में जाते हैं और बेल लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको एक उदाहरण से इसे समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास समन आया, उसमें तारीख लिखी है 10 नवंबर, तो वो तारीख होती है जो आपके मुकदमे में लग रही है। इट मीन्स उसकी जानकारी अपोजिट पार्टी को भी होती है। तो 10 नवंबर को जब आप वहां पे जाओगे ना बेल लेने, तो अपोजिट पार्टी भी वहां पे पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई होगी और वो आपके बेल पे ऑब्जेक्शन देंगे, जिससे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल चीजें हो जाएंगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मान लेते हैं आपको समन आया, उसमें तारीख लिखी है 10 नवंबर, आपको बेल लेनी है। आपने सोच लिया है कि भाई मैं क्वेश्चन में जाऊं या मैं ट्रायल लड़ूं, लेकिन मैं पहले बेल लूंगा। तो बेल लेने का आपने मतलब डिसाइड कर लिया, तो अब 10 नवंबर को कभी भी ना जाएं। 10 नवंबर से पहले की कोई तारीख आप डिसाइड कर लें। आपने डिसाइड कर लिया मैं 5 नवंबर को जाऊंगा, और 5 नवंबर को जाकर के अपनी बेल एप्लीकेशन वहां पे लगा दें। उससे होगा ये कि सामने वाली पार्टी वहां पर होगी नहीं, तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी कंपेरेटिवली। और उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी डेट पे जा सकते हैं, या नहीं भी जाते तो आपका लॉयर हैंडल कर सकता है, क्योंकि बेल के टाइम पे उनका वकालतनामा वहां पे लग ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये आसान तरीका है। कभी भी समन पे लिखी हुई डेट पे जाकर के बेल कराने की कोशिश ना करें, वो रिस्की हो जाता है। कई बार मुश्किल तो हो ही जाती है रिस्की होना हो। तो ये चीज है एक। अब कई बार ऐसा होता है कि समन आपके पास नहीं आया है, लेकिन आप चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े, क्योंकि टाइम बहुत खराब हो रहा है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि जब समन आपके पास आएगा तभी आप कोर्ट में जाएंगे। आप उससे पहले सेल्फ अपियर भी हो सकते हैं। खुद आप गए, आपने अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल करवा दी वकील साहब के सामने। कोर्ट कभी आपसे नहीं पूछेगा आपको कैसे पता चला, भाई आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, कोर्ट पे देख लिया मैंने, है ना। तो वो बहुत सिंपल है, और नहीं भी देखा तो कोर्ट आपसे ये बात नहीं पूछेगा। आप अपियर हो गए तो अच्छी बात है। अब वहां पे आपकी बेल हो जाएगी और प्रोसीजर आगे बढ़ जाएगी। मतलब समनिंग अगर आपको नहीं हो रही है 6 महीने तक, आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपको वेट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
अगला पहलू दोस्तों ये होता है कि कई बार आपको समन आता नहीं, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए चार्जशीट फाइल किए हुए, लेकिन जब आप फाइल को देखते हैं या दिखवाते हैं किसी से तो वहां जानकारी होती है कि आपको समन रिसीव दिखाए गए हैं गलत तरीकों से। ओके, और आपके तो वारंट भी इशू हो रखे हैं, आपकी जानकारी में ही नहीं है, तो ये स्थिति भी आती है। तो इसलिए अगर आपको पता है कि आपका केस चल रहा है और समन आपको नहीं आया तो हमेशा फाइल को चेक करवाते रहो किसी ना किसी एडवोकेट से या किसी भी व्यक्ति से जो वहां पे आपका हो लोकल में, जो देख करके फाइल में स्टेटस एटलीस्ट आपको बता दे कि चल क्या रहा है। तो वो स्टेटस अगर आपको मालूम चल जाता है, तो अगर ऐसा हो भी गया है कि भाई आपको समन आया ही नहीं और किसी तरह से वो रिसीविंग दिखा के आपको वारंट इशू है, तो एटलीस्ट आप कोर्ट में अपीयर होकर अपनी बेल करा के वारंट कैंसिल करा सकते हो। ओके, अगर आपको पता ही नहीं चला और मीनवाइल एनबीडब्ल्यू हो गया, पुलिस आपके घर पे अरेस्ट करने आ गई, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ऐसे कई सारे मामले रहे हैं जिन पे मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूं। तो ये सारी चीजें हैं समनिंग के टाइम की। और आपको यह भी समझना है कि अगर आपको क्वैशिंग में जाना है तो क्वैशिंग में जाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप लोअर कोर्ट में बेल कराएंगे फिर ही क्वैशिंग में जाएंगे। अगर आपको चार्जशीट की कॉपी और कॉग्निजेंस ऑर्डर की कॉपी मिल जाती है तो आप बेल कराने से पहले भी क्वैशिंग में डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हैं। हम अधिकतर ऐसे ही करते हैं। और अगर आप बेल ले लेते हैं पहले लोअर कोर्ट में, उसके बाद भी आप क्वैशिंग में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बेल लेने के बाद आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो बहुत सी जगह पर हाईकोर्ट कंसिडर करने से ही मना कर देता है कि अब तो आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, अब आप ट्रायल ही चलाइए। तो ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। तो 498 इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन्स की वजह से, कुछ मिसगाइडेंस की वजह से, कुछ अवेयरनेस नहीं होती, इन सब चीजों का मिला जुला परिणाम ये होता है कि हम एक सिंपल से केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता हम क्या स्टेप लें और क्या स्टेप नहीं लें, और कौन सा स्टेप हमें किधर ले जाएगा। बहुत बार सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, जबकि ये इतना सिंपल है कि अगर एक एक स्टेप को आप पहले सोचें कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, और फिर स्टेप लें, तो कोई इसमें तकलीफ होती नहीं है। बाकी अगर बाहर के भी बंदे यहाँ पे नॉर्मल धाराएं लगी हैं, आप इंडिया आकर के बेल कराते हैं, तो पासपोर्ट इंपाउंडिंग जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ध्यान वही रखना है कि अगर आप तारीख पे बेल कराने आएंगे तो दूसरी पार्टी जरूर एक एप्लीकेशन लगाएगी इसका पासपोर्ट इंपाउंड किया जाए, भाग सकता है। हालांकि तब भी आप ऑब्जेक्ट करेंगे, आपका पासपोर्ट इंपाउंड होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये मौका ही क्यों देना, आप उस डेट पे आओ ही क्यों। आप उस डेट पे आओ जो डेट नहीं लगी है और रैंडमली अपनी बेल एप्लीकेशन लगवाओ, बेल लो और वापस चले जाओ। ठीक है, हद से हद वर्स्ट होता भी है तो कोर्ट ज्यादा देर कहता है कि जब आप बाहर जाओगे तो कोर्ट से आपको परमिशन लेनी आवश्यक होगी। वो परमिशन आपको मिली जाती है क्योंकि आपकी जॉब वो बाहर होती है, तो ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो एनआरआई हैं, वो इंडिया आते ही नहीं, पुलिस को कॉपरेट करते ही नहीं, और बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार तो होता है पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और उसके बाद सब संपत्ति कुर्क हो जाती है। मतलब बहुत वर्स्ट कर लेते हैं वो लोग अपने केस को। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, और ये सारा केवल आप डर के अधीन होकर के करते हो कि अगर हम इंडिया आ जाएंगे तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। तो जो एनआरआई हैं उनको भी ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि लॉजिकल चले, लॉजिक से बाहर ना जाए। अगर पता है कि इसमें बेल हो जाएगी फिर डरते रहेंगे, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। कहीं ना कहीं स्टैंड तो अपना लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, पासपोर्ट इंपाउंडिंग जैसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं और वो कुछ अलग प्रकार के मामले होते हैं, या फिर उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, आप हमेशा देखोगे, क्योंकि जब आपके सामने अपोजिट पार्टी खड़ी ही नहीं है और आप बेल करा के चले गए तो पासपोर्ट इंपाउंडिंग की तो कोई बात ही नहीं आई, है ना। और वैसे भी देखो ऐसा होता है जब आप बाहर रहते हो तो दूसरी पार्टी का कहीं ना कहीं ये एम भी होता है कि आप यहाँ पे आओ तो आपको किसी न किसी मामले में लपेट लें ताकि आप वापस जाना पाओ। तो उस वजह से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेहतर है कि आप अपनी डेट से आगे पीछे आकर के अपनी बेल करा लें और वापस निकल जाएं। क्योंकि मेन क्या है कि बेल के टाइम पे वकालतनामा फाइल हो ही जाता है और उसके बाद आपके जो एडवोकेट साहब है वो आपकी तरफ से अपियर हो ही सकते हैं, तो आपका तो काम हो गया ना। बाकी अगर क्वेश्चन भी फाइल करनी है तो उसके लिए तो आपको कहीं आने की जरूरत ही नहीं है। आप इंडिया आओ या ना भी आओ तो भी आप क्वेश्चन फाइल कर ही सकते हो, केवल पेपर्स ही चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जो बाय पोस्ट ही, बाय कुरियर ही अपने पेपर्स भिजवाते हैं, और जब मीडिएशन होता है तो वीसीए के थ्रू उनका मीडिएशन हो जाता है। तो सिंपल है, स्टे भी मिल जाता है, क्वेश्चन भी चलती रहती है, आने की भी जरूरत नहीं है। और ट्रायल है अगर, तो ट्रायल के लिए एक बार आना पड़ेगा जिसमें आप अपनी बेल करा देंगे, वकालतनामा लगा देंगे और वापस चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सब इसलिए बताइए कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन आप लोगों की दूर होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।